नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। ये विशेष शिखर सम्मेलन होगा क्योंकि ये अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है, यानी कि अफ्रीका पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। और ये पहला G20 शिखर सम्मेलन ऐसा है जो अफ्रीका में आयोजित हो रहा है और इसमें वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी, विस्तार से बातचीत होगी। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय वार्ता संभव है। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इस खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे हमें। जी शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। 3 दिनों का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल जैस्मिन, ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं। जोहान्सबर्ग में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीकन हाई कमिश्नर अनिल सुकनाल ने एक इंटरव्यू में हमसे कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण अफ्रीका दौरा अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि एक तरफ जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सम्मेलन का बाइकआउट किया है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पहुंच रहे हैं और ये G20 सम्मेलन की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है, ये उनके शब्द हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे आज। और 2 सम्मेलन हैं जिसमें एक G20 है, दूसरा इब्सा है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तीनों सेशन जो G20 के तीनों सेशन है उसमें वो शिरकत करेंगे। और भारत जो लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे। वहीं साथ ही साथ द्विपक्षीय मुलाकातें जो वहां पर हो सकती हैं उसके लिए भी अभी तैयारी चल रही है, शेड्यूलिंग हो रही है। कोई कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकातें। बिल्कुल शैलेंद्र, जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो हम कुछ स्पेशल उनके लिए देख पाएंगे, क्योंकि 2023 में भारत की जब G20 की अध्यक्षता थी तो उसी दौरान अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कराया गया था G20 में। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर उनका वहां पर भव्य स्वागत होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति तीनों ही लोग मौजूद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पर स्पॉटलाइट रहने वाला है, क्योंकि वो एक बड़े ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी छवि देखी जाती है वहां पे। और वहीं जो भारतीय रहते हैं साउथ अफ्रीका में, माना जा रहा है कि उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें बायलैटरल मीटिंग जो होंगी उसमें भी काफी महत्वपूर्ण कंट्रीज के साथ में, जैसे जापान है और एक 2 कंट्रीज और हैं जहां पर उनकी बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी। और ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है भारत का कि लगातार ग्लोबल साउथ के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि अफ्रीकन यूनियन जो है तभी शामिल हुआ था और एक बार अफ्रीकन यूनियन इस मेज पर भी होगा, तो ये अपने आप में भारत की तरफ से कदम उठाया गया था। तो जाहिर तौर पर इससे संबंध जो है वो और घनिष्ठ होंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अफ्रीका के दौरे पर निकल गए हैं, जहां जोहान्सबर्ग वो पहुंचेंगे। G20 शिखर सम्मेलन जो पहली बार दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहा है, इसका आयोजन वहां पर किया जा रहा है, उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और इसी के साथ साथ एक और सम्मेलन इब्सा, यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है, उसमें भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। और कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की ओर और बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट की, जिसके तार सीधे कश्मीर से जुड़ते हैं। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए 4 अन्य आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया है। गुरुवार को गिरफ्तार चारों आरोपियों में पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद राथर, लखनऊ की शाहीन शाहिद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वागे शामिल हैं। NIA की जांच के अनुसार इन सभी ने उस आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए थे और कई अन्य जख्मी हुए। मामले की जांच तेजी से करते हुए NIA ने पहले 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आमिर राशिद अली, जिसके नाम पर ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी, और जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसने जानलेवा हमले में साजिश शामिल आतंकवादी को टेक्निकल मदद की थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कुल 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और उनमें से 2 को पहले ही रिमांड पर लिया जा चुका है NIA द्वारा। और ऐसे में 4 अन्य लोगों को कोर्ट में पेश किया गया और NIA की 10 दिन की रिमांड पर इन्हें भेजा गया है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो पूरा नेक्सस है वो कहां तक फैला है और कौन लोग इसके संपर्क में है उसका पता चल सकेगा।
श्रीनगर से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। श्रीनगर के साथ साथ लखनऊ से भी शाहीन को गिरफ्तार किया गया था, जो एक मास्टरमाइंड बताई जाती हैं। ऐसे में इन चारों लोगों को एनआईए की 10 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने भेजा है। पूछताछ इस पर और तेज कर दी गई है। कहां तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, इसकी जांच, इसकी तलाशी ली जा रही है और लगातार ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर में भी जारी हैं। तो जम्मू में कश्मीर टाइम्स कार्यालय पर एसआईए ने गुरुवार को सुबह रेड डाली। ये रेड कई घंटों तक चली और शाम 6 बजे तक खत्म हुई। एसआईए की टीम यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम इस दौरान डिजिटल सबूत, दस्तावेज और अन्य सामग्री अपने साथ ले गई। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर के अंदर और बाहर काम कर रहे अलगाववादी और दूसरे देश विरोधी संगठनों के साथ क्रिमिनल साजिश में शामिल होने के लिए दर्ज केस की जांच के सिलसिले में की गई थी। यूएपीए के तहत कश्मीर टाइम्स पर एफआईआर दर्ज थी और उसी सिलसिले में एसआईए ने यह रेड मारी थी। कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में रेड और सर्च के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें एक पिस्टल AK-47, पिस्टल की गोलियां, ग्रेनेड सेफ्टी लीवर यानी ग्रेनेड के पिन्स शामिल हैं और एसआईए ने इसे बरामद किया है। कश्मीर टाइम्स 1954 से जम्मू कश्मीर में छपता था, एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी अखबार। पहले ये वीकली था, फिर इसे डेली कर दिया गया और वेद भसीन, जो एक जाने माने पत्रकार और एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान रखते थे, उनकी बेटी अब मौजूदा समय में इसे चलाती थी। लेकिन 2020 के आसपास इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया। नियमित रूप से यह अखबार नहीं छप रहा था, लेकिन इसकी वेबसाइट जारी थी। यूएपीए के तहत इस पर एफआईआर पहले से दर्ज है और उसी के संदर्भ में एसआईए इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। कई दस्तावेज बरामद हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां से हथियार भी बरामद हुए हैं। जम्मू के रेजिडेंसी रोड स्थित कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय में वीरवार को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने छापेमारी की। ये कार्रवाई उस एफआईआर के बाद हुई है जो कुछ दिन पहले इसी अखबार के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसमें अखबार पर आरोप लगाया गया था कि उसने ऐसी सामग्री प्रकाशित की जो देश की संप्रभुता के लिए हानिकारक हो सकती थी और जिसमें भ्रामक जानकारी होने की संभावना है। इससे पहले भी इसी अखबार के जम्मू और कश्मीर दफ्तरों पर ऐसे ही आरोपों को लेकर कार्रवाई हो चुकी है, जिसके चलते मामला पहले से ही संवेदनशील माना जा रहा है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एसआईए की तरफ से आज कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के ऑफिस में रेड किया गया है। नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस जो है वो तेज कर दिए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। लगातार जो इनपुट्स इंटेल जो है वो जांच एजेंसियों के पास पहुंच रहे हैं, उसकी बिना पे ये रेड्स की जा रही हैं। देख सकते हैं कि एसआईए के इस वक्त ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वक्त कश्मीर टाइम्स बिल्डिंग में मौजूद हैं और अगर सूत्रों की माने तो कश्मीर टाइम्स पे पहले भी जो है एंटी नेशनल कंटेंट लिखने के बिना पे जो है कई दफा रेड हो चुके हैं और ये एक एसआईए के पास एफआईआर दर्ज हुई थी एक केस में, जिसकी बिना पे आज ये रेड्स किए गए हैं। लगातार जो है वो जांच एजेंसियां तमाम उन जगहों पे रेड्स कर रही हैं जहां से एंटी नेशनल लोगों को सपोर्ट या समर्थन देने की बात सामने आ रही है। आज भी ये रेड्स अभी भी चल रही हैं। कश्मीर टाइम्स को लेकर विवाद नया नहीं है। अक्टूबर 2020 में इसके प्रेस एनक्लेव श्रीनगर स्थित दफ्तर को प्रशासन ने सील कर दिया था। आरोप तब भी वही था, देश विरोधी कंटेंट। और अब एसआईए की ताजा रेड ने इस इतिहास को फिर से कुरेद दिया है। सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसी उन लेखों की तलाश में है जो कथित तौर पर कानून व्यवस्था को खतरा पहुंचा सकते थे। लगातार चाहे वो कश्मीर घाटी हो चाहे वो जम्मू हो, दोनों जगह पे जो है लगातार जो है ये रेड्स हो रही हैं। हालांकि कश्मीर टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वो कुछ देर पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन इसकी वेबसाइट अभी भी चालू है और ऐसे में एसआईए के पास जो है पुख्ता इंटेल पहुंचा था, जिसकी बिना पे एफआईआर को दर्ज किया गया था और उसी बिना पे आज रेड किया गया है। अब जो डिजिटल सबूत हैं या बाकी जो कंटेंट यहाँ से वो एसआईए की टीम जो है वो उठाएगी और उसकी जांच की जाएगी और किस तरह से ये पेपर जो है एंटी नेशनल फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा था, किस तरह से उन तक मदद इसके हवाले से पहुंच रही थी, इन सब
चीज़ों की जांच होगी और ये अपने आप में बड़ा मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि कश्मीर टाइम्स बहुत ही पुराना जो है न्यूज़पेपर है और कई दफ़ा यहाँ पे जो है इससे पहले भी रेड्स हुए हैं, लेकिन आज का रेड्स जिस तरह की कड़ी में हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है कदम माना जा सकता है। उधर अनंतनाग में भी सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। जीएमसी अस्पताल में वीरवार को भी लॉकर्स की व्यापक तलाशी ली गई। ये कार्रवाई हाल ही में हुए दिल्ली धमाके और इसी जीएमसी में एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल मिलने के बाद तेज की गई है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन की संयुक्त टीम बिना दावे वाले लॉकर्स की जाँच कर रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आज बाद दोपहर जो रेड्स कंडक्ट की गई और ये इंस्पेक्शन या रेड जो है ये बिल्कुल अस्पताल इंतज़ामिया के साथ, आप ये देख सकते हैं पहले विजुअल्स में, यहाँ पुलिस ने जो लॉकर्स हैं डॉक्टर्स के लॉकर्स उनका मिसयूज़ ना हो उसके हवाले से यहाँ पे चेकिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि जो अनंतनाग पुलिस है, अनंतनाग पुलिस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की अस्पताल इंतज़ामिया के साथ ये इंस्पेक्शन जो है ये कंडक्ट किया गया। इसका मुद्दा मकसद ये है कि जो डॉक्टर्स के लॉकर्स हैं वो मिसयूज़ ना हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। और आपको यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक लॉकर से एक राइफ़ल बरामद की गई थी। उसके बाद ये सिलसिला जो है तलाशी कार्रवाई का शुरू किया गया। इसी बीच कठुआ जिले के दरमनी गांव से भी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करने वाली सूचना मिली। स्थानीय निवासी नरेंद्र कुमार को खेतों में 2 संदिग्ध शेल मिले। सूचना मिलते ही रामकोट पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची, इलाके की घेराबंदी की और शेल को बम निष्क्रिय दस्ते BDS को सौंपा। टीम अभी शेल को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में जुटी है। जारी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और दिल्ली में हुए आत्मघाती हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार नई परतें खोल रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने सुरक्षा व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुए आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड कश्मीर का डॉक्टर उमर नबी था, जिसने कार में विस्फोट करके इस हमले को अंजाम दिया। जांच एजेंसियों की छापेमारियों में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कई जगहों से हथियार, विस्फोटक और संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। जांच का दावा है कि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि कई कार ब्लास्ट की योजनाएं तैयार की जा रही थी। इसी वजह से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक वाहनों की व्यापक चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की साजिश को वक्त रहते रोका जा सके। इस पूरे नेटवर्क ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर ही आतंक की राह पर चल सकते हैं? डॉक्टरों के इस टेरर मॉड्यूल के सामने आने से समाज में असुरक्षा बढ़ गई है, क्योंकि आम लोग डॉक्टरों पर हमेशा सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति को चिन्हित कर रही हैं और हर लिंक को पकड़ा जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जो सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को और बढ़ा रही है।
जब डॉक्टरों के मॉड्यूल के खुलासे के बाद लोग डरे हुए हैं, तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें दिल्ली में कार चेकिंग से डर लगता है। उनका कहना है कि जांच जिस तरह से की जा रही है, उससे दिल्ली में गाड़ी चलाने में डर महसूस होता है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हर वाहन की जांच जरूरी है ताकि किसी नई साजिश को रोका जा सके। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस वक्त सुरक्षा की जरूरत ज्यादा अहम है या जांच प्रक्रिया का डर। अब आप देखें दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार, हम सब इसमें मिले हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता ना मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं, पता नहीं कौन साइड करके रोकेगा, पूछेगा ना आप हो कहां से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए। उधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जम्मू में बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि डर जम्मू कश्मीर में एनसी ही लेकर आई है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को डर लगता है तो डर के खिलाफ लाल चौक से डल गेट तक मार्च निकालना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप मार्च लीड कीजिए, हम आपके पीछे चलेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब, आज आपने जो स्टेटमेंट दी है कि आपको आज डर लगता है दिल्ली में गाड़ी चलाते हुए, तो कहते हैं डर के आगे जीत है। और ये ना भूलें कि ये डर जम्मू कश्मीर के अंदर आप ही की पॉलिटिकल पार्टी लेकर आई थी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको एक सजेशन देते हैं कि चलें एक जॉइंट पॉलिटिकल मार्च रखते हैं लाल चौक से डल गेट तक, अगेंस्ट दिस डर, अगेंस्ट दिस टेररिस्ट, अगेंस्ट दिस नापाक मुल्क सो कॉल्ड पाकिस्तान। आप लीड करें बिकॉज यू आर आवर चीफ मिनिस्टर, वी विल फॉलो यू। लेट अस सी कि आप प्रिपेयर हैं इसके लिए या सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से आप स्टेटमेंट देते हैं या पब्लिक कंजप्शन के लिए। वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड हॉनेस्टली वी विल फॉलो यू, यू लीड द मार्च। ये उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती जी कश्मीर के नौजवान बच्चों के दिमाग में एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं और अपना जो सूडो सेकुलरिज्म का इनका एजेंडा है उसको ये एनकरेज करना चाहते हैं इन बयान के जरिए। कश्मीर के अवाम, कश्मीर के नौजवान देश के माननीय नागरिक हैं जिस तरह देश के बाकी स्टेट्स के हैं, यूटीज के हैं। ये बिल्कुल न्यूसेंस है, ये गलत है। इस तरह की बातें एक चीफ मिनिस्टर के मुंह से अच्छा नहीं लगता। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय साधोत्रा ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान का समर्थन किया और कहा कि कुछ लोगों की गलती की वजह से सभी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने न्यूज 18 JKLH से खास बातचीत में कहा कि देशभक्ति पर एनसी को बीजेपी या किसी और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता आतंकियों के हाथों मारे जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करने की मांग भी दोहराई है। लोगों की चिंता का ही हवाला दे रहे हैं। वो जो कह रहे हैं ना कि मैं कार चलाऊं, उनका मतलब ये है कि आम आदमी जो है उसको कोई हरास नहीं करना, जिसने किया उसको सख्त से सख्त सजा दो। उस हक में हम कभी नहीं कहेंगे कि भाई उसका लिहाज करो, मगर आम आदमी को हरास नहीं करना किसी भी सूरत में। अगर सपोज करिए कि आप कोई ऐसा मसला करेंगे तो इससे लोग थोड़े से बदजन होते हैं और थोड़ी एलिनेशन बढ़ती है। हमें ज़रूरत है कश्मीर के लोगों को उस मतलब तरफ ले जाना कि जिससे हमारा देश मजबूत हो। अगर एलिनेशन होती है तो देश कमज़ोर होता है, और हमने हमेशा कहा। और अगर